हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, जिसके लिए आज की इस क्लास में हम लोग सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चल सके किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ बात करें अगर ईवीएस की, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी ईवीएस की कंटेंट की क्लासेस है, जिसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उन सभी को यहाँ पे कवर करा रही हूँ। 5 से 6 क्लास और आएंगी उसमें, उसके बाद जो है आपका ईवीएस का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उन क्लासेस को एक बार जरूर देख लें। साथ ही साथ अगर आज सीडीपी की बात करें तो आज आपकी जो क्लास है ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले जो है मैंने 2 क्लासेस करा रखी है जो कि आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आज के क्वेश्चन की फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह है विकासात्मक परिवर्तन के बारे में। यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन दिया है वह सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। नेक्स्ट है मध्य बाल्यकाल तथा बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। हमेशा एक रेखीय तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। नेक्स्ट है वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया है। तो अगर हम बात करें विकासात्मक परिवर्तन की, तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा विकासात्मक परिवर्तन होता है वह वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, देखिए जो विकासात्मक परिवर्तन का संबंध है वो मानवीय शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों से माना जाता है। साथ ही साथ जो है पर्यावरण की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो हमारा विकास होता है वो हमारे गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता है, यानी माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है यानी कब्र तक जो है चलता है, उम्र टू टुम्र जाता है, और ये विकास जो है निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन का दिया हुआ है भागना, चित्र बनाना, निचोड़ना, चलना, पकड़ना, चढ़ने, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, तालियां बजाना। देखिए यहाँ पर जो आपका स्थूल गति कौशल है और जो है आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर बार सीटेट के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो अगर बात करें कि स्थूल गति कौशल क्या होता है और सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। देखिए, अगर स्थूल गति कौशल की बात करें तो इसको हम ग्रॉस मोटर स्किल भी बोलते हैं, और जो हमारा सूक्ष्म गति कौशल है इसे हम फाइन मोटर स्किल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो स्थूल गत्यात्मक कौशल है जिसे ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं, ये क्या होता है, तो देखिए जो स्थूल गति कौशल है जिसमें कि हम अपने बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि दौड़ना हो गया हमारा, ठीक है, फुटबॉल खेलना हो गया, स्विमिंग करना हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम अपनी बड़ी मसल्स, जो हमारी बड़ी आर्म्स हैं, ठीक है, जो हमारी लेग्स की मसल्स हैं, जो हमारी आर्म्स की मसल्स है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा किसके अंदर आ गया, स्थूल गति कौशल के अंदर। अगर वहीं पर बात करें सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, फाइन मोटर स्किल की, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्राइंग बनाना हो गया, ठीक है, और काजल लगाना हो गया। ठीक है, तो जिसमें कि हम अपनी उंगलियों का यूज़ करें, छोटी छोटी जो मसल्स हैं उनका यूज़ करके किसी चीज़ को जब हम करते हैं, जैसे कि पेंसिल पकड़ना हो गया, तो ये क्या होता है, हमारा सूक्ष्म गति कौशल होगा। तो आई होप कि आप लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे पूछा है सबसे पहले कि डैश यानी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के बारे में बताना है, स्थूल गत्यात्मक कौशल के बारे में आपको बताना है। तो देखिए जो स्थूल गत्यात्मक कौशल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है, आप पहले ऑप्शन में देखिए, तो देखिए इसमें किसी भी ऑप्शन में जो है आपको पहले ऑप्शन में दिया है भागना। तो इसमें क्या है, भागना जो है हम जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम अपने स्थूल यानी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगर निचोड़ने की बात करें तो देखिए निचोड़ते हैं तो क्या करते हैं, अपनी फाइन मोटर स्किल का यूज़ करते हैं, यानी ये जो है इस ऑप्शन में नहीं होगा। पकड़ने की बात करें तो भी हम फाइन मोटर स्किल का ही यूज़ करते हैं। आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, तो इसमें भी क्या करते हैं, अपनी उंगलियों का यूज़ करते हैं, जो कि फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा भागना, स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है। जबकि जो है चित्र बनाना, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जो पेंटिंग है, अगर तो उसमें क्या करते हैं, हम अपनी उंगलियों का यूज़ करके बनाते हैं, तो वो क्या हो गई, हमारी स्थूल गति कौशल। ठीक है, सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आ गई। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप कि स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल आपको दोनों ही चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकती, एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो देखिए ये जाने या अनजाने बट आपसे कहीं ना कहीं जीन पियाजे के बारे में पूछा हुआ है। तो अगर आप जीन पियाजे की थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, जिसमें कि उन्होंने बताया कि कौन सी स्टेज में बच्चा क्या करता है। तो अगर आप ऑप्शन को देखिए तो इसमें क्या दिया है, ठीक है। पहले तो देखिए आप क्वेश्चन में क्या दिया है, मध्य बाल्यावस्था, यानी जो मध्य बाल्यावस्था की यूज होती है, सॉरी जो मध्य बाल्यावस्था की एज होती है वो कितनी होती है, 7 से लेकर के 10 ईयर्स, ठीक है। तो जो 7 से 10 साल का बच्चा होगा वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, अगर आपको पता होगी तो आप जो है इन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली दे पाओगे। तो देखिए अगर बात करें तो एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया, तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, ये तो हमारा शैशवावस्था हो गया, यानी जो पियाजे की स्टेज है वो तो 0 to 2 ईयर्स के अंदर ये बच्चा नकल्स वगैरह कर लेता है, ठीक है, अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। नेक्स्ट में आपका दिया है एक बच्ची जो अमूर्त विचारों को आसानी से पालन करती है। तो अगर आपने पियाजे की स्टेजेस पढ़ी है तो उसमें देखिए अमूर्त सोच किस में आता है, आपका 4th स्टेजेस में, जिसमें कि बच्चा जो है 12 साल के बाद जो है अमूर्त चीज़ों का जो है अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाता है, जो कि उसके सामने ना हो फिर भी वो उन चीज़ों के बारे में सोच पाता है। तो ये भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आपका दिया है एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकती है, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सकारात्मक खेलों में जो है अगर वो बच्ची मध्य बाल्यावस्था में है तो उसमें क्या होता है, बच्चे जो है शामिल होते हैं, बट इसमें नहीं दिया हुआ है तो ये जो है ऑप्शन आपका कट जाएगा। एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और जो है संरक्षण कर पाती है, ये जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर पियाजे की स्टेजेस आपने पढ़ी होगी तो उसमें जो 7 से 10 साल का बच्चा होता है, यानी कि जो, ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, वो क्या कर पाता है, संरक्षण कर पाता है, साथ ही साथ उसके अंदर जो है लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। तो ये जो है आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए एक आपको अलग से क्लास प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैं जीन पियाजे की कंप्लीट थ्योरी को अच्छी तरीके से डिस्कस कर दूंगी आप लोगों के साथ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है फिर आपसे प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पे प्याजे का कहीं पर भी नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, बट हाँ ये जो दोनों ही क्वेश्चन आपके जीन प्याजे से बने हुए हैं, अगर आपने जीन प्याजे की थ्योरी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं की है तो आप ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन जो है गलत करके आ जाओगे। तो मैं आपको एक क्लास में अच्छी तरीके से समझा दूंगी कौन सी एज में जो बच्चा क्या करता है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें समझना आपके लिए, देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, शैशवावस्था में बच्चा तर्क और को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। नहीं, जो शैशवावस्था का बच्चा कितना है, 0 से 2 साल का बच्चा तर्क थोड़ी कर पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, पहले ही गलत है, क्योंकि जो बच्चा शैशवावस्था में तो तर्क कहाँ से कर पाएगा, ठीक है, उसके अंदर तो लॉजिकल थिंकिंग आ ही नहीं रहेगी। वो क्या करेगा, चीज़ों को इमिटेशन के थ्रू सीखेगा, अनुकरण से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ करता है। तो अगर हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, तो 2 से 7 साल का बच्चा होगा। तो जो 2 से 7 साल का बच्चा है वो क्या निगमनात्मक चिंतन कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो थ्योरीज वगैरह होती हैं, ठीक है, जो सिद्धांत होते हैं, क्या उनको सॉल्व कर पाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी जो है आपका गलत है। 2 से 7 साल का बच्चा जो है उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग विकसित नहीं हुई रहती है अभी, ठीक है, वो तर्क नहीं कर पाता है अभी। हाँ, तार्किक चिंतन की जो शुरुआत है वो हो जाती है बट वो कर नहीं पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। हाँ, तो ये अगर बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो इसको आप जो है, इसमें जो है बच्चा 3 चीज़ें कर पाता है। क्या, इसको आप CCS से याद रखते हो, क्या कर सकता है, कन्वर्जेंस
कन्वर्जन कर सकता है, ठीक है, कंजर्वेशन कर सकता है और क्लासिफिकेशन कर सकता है और उसके बाद में सीरिएशन यानी संरक्षण कर सकता है, ठीक है, कंजर्वेशन कर सकता है और क्लासिफिकेशन चीज़ों को वर्गीकृत कर सकता है और सीरिएशन एक जो है क्रम सीक्वेंस में लगाने से 1 2 ठीक है 3 ऐसे सीक्वेंस में लगा सकता है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, CCS, ठीक है, CCS क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। तो इस अवस्था में क्या कर सकता है बच्चा, वर्गीकरण यानी ये क्लासिफिकेशन भी कर सकता है, संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन भी कर सकता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो कि बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। नहीं, जो बच्चा 0 से 2 साल का होगा वो अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है। जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें तो बच्चा निगमनात्मक करता है, अमूर्त चिंतन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 4th वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर 3 वाला। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से जाने रहेंगे तो आपके सामने मतलब क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दे आप जो है उसका आंसर ईजिली कर पाओगे। तो जो भी मैं चीज़ें आपको डिस्कस कर रही हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि जो है 5 क्वेश्चन को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो देखिए जो भी 5 क्वेश्चन है यहाँ से जब आपकी थिंकिंग डेवलपमेंट होगी, आप सीटेट के एग्जाम में कितना भी क्वेश्चन कर ले जाओ, बट जब तक आपकी थिंकिंग डेवलप नहीं होगी तब तक जो है आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। बट इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि 1-2 क्वेश्चन ही सॉल्व करिए, बट जो है उसको अच्छी तरीके से देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ से जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप आंसर को देखिए, अगर आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप दिन भर में एक ही प्रैक्टिस सेट लगाइए, बट बहुत ही अच्छे तरीके से लगाइए। सारे क्वेश्चनों को समझिए कि किस तरीके से किस स्टेज से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर कोई भी थ्योरी दे रखी है तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए कि सीटेट के एग्ज़ाम में 120 प्लस आप बहुत ही ईजिली स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। वो भी ज़्यादा टाइम में नहीं, अगर वन मंथ भी जो है आपने अगर अच्छी तरीके से अपने सीटेट के एग्ज़ाम को दे दिया तो आप बहुत ही ईजी तरीके से 120 प्लस अच्छी तरीके से स्कोर कर ले जाओगे, क्योंकि मैंने खुद भी किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से बता सकती हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं। आप जो है ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने एग्ज़ाम देते टाइम, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए पियाजे से यहाँ पर तो डायरेक्टली पियाजे का नाम देकर के क्वेश्चन पूछा है, बट जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो पियाजे की थ्योरी से थी, बट वहाँ पे पियाजे का नाम नहीं दिया हुआ। तो देखिए अगर हम बात करें तो पियाजे की थ्योरी से यहीं पर जो है आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो आप समझ ही सकते हो कि जीन पियाजे आपके एग्जाम के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप जो है सबसे पहले जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे की बात कर लें, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, इन तीनों को तो आप पक्का ही पढ़ के जाइएगा। साथ ही साथ हार्वर्ड गार्डनर, NEP, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगी। बट मैं आपसे बता दे रही हूँ कि आप जो इन चीज़ों को इसको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। इन जो भी ये साइंटिस्ट है, जो मनोवैज्ञानिक है, अगर आप इनको अगर इग्नोर करके जाते हो, इन सभी साइंटिस्टों को नहीं पढ़ते हो, तो आप जो है अपना एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर ईजिली खो दोगे। अब 5 से 6 नंबर कितने लोग का 1 या 2 नंबर से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, तो उनसे जाकर के पूछे कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप जो है ज़रूर से पढ़ के जाइएगा और साथ ही साथ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि जब मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा किस तरीके के क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछे हुए हैं। नाम डायरेक्टली नहीं दिया है, बट हाँ उनकी थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप ये चीज़ें समझ गए तो आप सीटेट का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे नंबर से अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है साम्यीकरण, संगठन, समावेशन, समायोजन, ठीक है। अगर बात करें हम कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच में संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जब बच्चा स्वयं और पर्यावरण के बीच की जो संतुलन की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, साम्यीकरण, ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सस्यावस्था से ही प्रारंभ होता है, जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। इस विकास प्रक्रिया में साम्यता देखने को मिलती है। पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, यानी जो जीन पियाजे वो जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। जो जीन पियाजे वो क्या कहते हैं, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी कहते हैं, लिटिल साइंटिस्ट जो है बच्चों लिटिल साइंटिस्ट का दर्जा जो है जीन पियाजे ने बच्चों को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की
के बारे में बच्चों में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वह कार्य सम्मिलित है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वाइगोस्की बच्चों को एक कोरे कागज के रूप में देखते हैं। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। कि फ्रेंड्स, अगर हम लेव वाइगोस्की की बात करें तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, इवन 3 से 4 क्वेश्चन तक भी देखने को मिल जाते हैं। ये तीनों ही साइंटिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ इनको इग्नोर मत कीजिएगा। आपसे बहुत ही ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट के साथ में बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए एग्जाम आपका है, आपको क्वालिफाई करना है। बट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि बाद में बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मतलब उनको डाउट होता है कि 1 या 2 नंबर से एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब आंसर की जाती है तो मतलब उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब आप इतनी मेहनत करो और लास्ट में 1 या 2 नंबर से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है अच्छी तरीके से स्टडी करिए। जो आपके पास अभी टाइम है वो जो है मतलब अपना पूरा टाइम दे दीजिए, अच्छी तरीके से स्टडी करिए, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि यहाँ पे ऑप्शन, सॉरी मैं कहाँ बातों में फंस गई, ठीक है। दिया हुआ है लेव वाइगोस्की ने बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। देखिए जो वाइगोस्की की अगर बात करें तो वाइगोस्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वो कार्य सम्मिलित है जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। तो जो वाइगोस्की है वो क्या करते हैं, पहाड़ की बात करते हैं, स्केप होल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बच्चे जो है किसी काम को कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, तो अगर आप उनको थोड़ी सी मदद दे दें तो वो जो है उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइगोस्की का ये कहना है जिसे स्केप होल्डिंग पहाड़ ढांचा के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे और कोहलबर्ग है, हार्वर्ड गार्डनर है, एनईपी है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं इनको इसके लिए एक एक अलग क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें मैं कंप्लीट थ्योरी साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी आपको सॉल्व कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है जब वह एक बच्ची को जिक्शा पहेली बनाने में सहायता करती है? इशारे व संकेत से, ठीक है। स्वतंत्र खोज, पाठ, उद्दीपन, अनुसरण। तो देखिए अभी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो मैंने अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कि जब बच्चा कोई भी काम कर रहा है उसमें अगर उसको थोड़ी सी हेल्प दे दी जा रही है, ठीक है। अगर वो मान लीजिए कि जो जिक्शा पहेली है, कोई मतलब एक शिक्षिका है किसी संरचना का उपयोग करती है, जब एक बच्ची जो कि जिक्शा पहेली को सॉल्व कर रही है, उससे जो है जिक्शा पहेली सॉल्व नहीं हो रही, तो जो टीचर्स है वो आकर के क्या बोल रहा है कि बेटा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। तो उसको जो है थोड़ी सी हेल्प मिल गई, वो क्या कर लेगी अब चीज़ों को मतलब अच्छी तरीके से वो पूरा का पूरा जिक्सा जो पहले उसको सॉल्व कर लेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, स्केप होल्डिंग, यानी कि पार्ट। जैसे कि बच्चा पहले क्या होता है, जब साइकिल चलाता है ना स्टार्टिंग में, तो जो साइकिल जब चलाते हैं तो पीछे से लोग पकड़ के रखते हैं जो उसके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि जो है बच्चा गिरे ना, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको स्केप होल्डिंग दे रहे हैं, थोड़े से सहारा दे रहे हैं। उसके बाद वो साइकिल चलाना जब खुद सीख गया तो वो अपना साइकिल चला रहा है बढ़िया से, ठीक है। उसको मतलब घुमा घुमा के जैसे भी नचा नचा के साइकिल चलाते हैं, कई तरीके से चला रहा है साइकिल। तो वहाँ पे क्या हो गया, जब स्केप होल्डिंग यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी मदद दे रहे हैं और उसके बाद में बच्चा खुद ब खुद चीज़ों को सीख जा रहा है। तो ये इसको वाइगोस्की ने क्या बोला है, पार्ड स्केप होल्डिंग। आप इसको इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको अजीब अजीब से नाम देखने को मिल जाएंगे, कहीं कहीं पे ढांचा दे देता है, कहीं कहीं पे पार्ड दे देता है। तो इंग्लिश में एक सिंपल सा वर्ड है स्केप होल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत तर्क देता है कि कानून को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग। मैंने बोला ना कि ये तीनों ही साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, लग रहा है इन्हीं तीनों साइंटिस्ट के मतलब क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने लिया भी हुआ है। कोहलबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? पहला दिया है सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छी लड़की अभिविन्यास। देखिए अमृत यहाँ पर क्या बोल रहा है,
अमृत तर्क दे रहा है कि हम कानून को बदल सकते हैं यदि वह समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन वह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन सी स्थिति में? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। प्राकृतिकवादी, भाषाई, अंतःवैयक्तिक। ठीक है, तो देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसमें कि दो चीज़ों से हर बार क्वेश्चन आता है। एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। ठीक है, तो अगर बात करें इंटरपर्सनल, जैसे कि इंटरनेशनल हाईवे वगैरह भी आपने सुना होगा, तो इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरपर्सनल में क्या होता है, जिसमें आप जो है दूसरों की भावना है उनको जैसे समझ सकते हैं। जैसे कि जो लोग होते हैं ना, जैसे कि अगर बात कर ले अब्दुल कलाम की, APJ अब्दुल कलाम की, तो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस थी? इंटरपर्सनल। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, दूसरों की चीज़ों को भी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। उनके अंदर क्या है, जैसे कि मदर टेरेसा की बात कर ले। ठीक है, अगर बात करें इंट्रापर्सनल की यहाँ पर, तो इंट्रापर्सनल का मतलब होता है कि खुद अपने अस्तित्व, अपने जीवन के बारे में जानना। ठीक है, और इंटरपर्सनल का मतलब जो लोग दूसरों के जीवन के बारे में भी बता सकें आपको। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इंट्रापर्सनल। देखिए इसको जो है आप इंग्लिश में याद करिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होना, जैसे कि जो हमारे महात्मा बुद्ध हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, इंट्रापर्सनल है, यानी खुद के बारे में, खुद के जीवन के बारे में ये जो है जागरूक हैं, खुद के जीवन के अर्थ के बारे में जो है ये सेंसिटिव है, संवेदनशील है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 4th वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जेंडर स्टीरियोटाइप से आपका क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपका बनता ही है। ऑप्शन दिया हुआ है, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। तो देखिए ये जो कथन है, जिसमें कि बच्चा बोल रहा है कि लड़कियों के लिए खिलौना नहीं है, ये खिलौना जो है लड़कों के लिए। जैसे जो अगर बात करें डॉल की, ठीक है, डॉल की बात करें तो जो डॉल होती है वो लड़कियों के लिए माना जाता है, कि जो डॉल है उससे लड़कियां खेलती हैं। अगर बात करें वहीं पर कार की, तो जो कार होती है वो किसके लिए मानी जाती है? वो जो है, ये मैंने क्या बना दिया, ठीक है, अगर बात करें कार की, तो जो है कार लड़कों के लिए मानी जाती है, कि जो कार होती है वो उससे लड़के खेलते हैं, और जो डॉल होती है हमारी उससे जो है लड़कियां खेलती हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये बचपन से तो चीज़ें नहीं है, ये किसने बनाई? यानी कि ये चीज़ें तो हमें हेरिडिटी से तो नहीं मिली है, ये किसने बनाई है? ये हमारे समाज ने बनाई है, हमारी सोसाइटी ने बनाई है। ठीक है, हम पहले से ये चीज़ें थोड़ी मतलब जब जन्म लिए तभी थोड़ी ये चीज़ें हो गई कि नहीं, हमारे हेरिडिटी में थोड़ी थी कि नहीं हम डॉल से ही खेलेंगे। बच्चा जैसे जैसे अपने समाज में अनुकरण किया, इमिटेट किया, ठीक है, वहाँ से वो चीज़ें सीखा कि हाँ, जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, लड़कियों को डॉल से खेलने के लिए दे रहे हैं, और जो बॉय है उनको जो है कार ला करके दे रहे हैं। समाज में वो समाज में जो है उसी तरीके की चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही हैं। तो ये किसको दर्शा रही है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, जेंडर रूढ़िबद्धता को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd वाले से, कि क्लासरूम में अगर देखें तो टीचर्स भी ऐसा करते हैं। जो लड़कियाँ होती हैं उनको जो मैथ में वीक समझते हैं, जो लड़कियाँ मैथ का क्वेश्चन नहीं लगाती हैं, उनको लोग गृह विज्ञान दिला देते हैं। ठीक है, होम साइंस दिला देते हैं, अधिकतर लोग मैथ नहीं लेने देते हैं। बहुत सारे, अभी तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट पहले क्या होता था कि लड़कियों को मतलब नहीं करने देते थे कुछ, क्योंकि लड़के ऐसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये कौन बनाया? ये हमारा समाज बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पे आपका 3rd वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? मानकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, प्रत्यक्ष निर्देशन के तरीकों का प्रयोग करना, कक्षा में प्रतिस्पर्धता की भावना को बढ़ावा देना, विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है मानकीकृत। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कक्षा में सांस्कृतिक व भाषाई विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी आपकी? ठीक है,
तो अगर हम नीति की बात करें तो मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, यानी कि आप एक स्टैंडर्ड करिकुलम का पालन करिए, उसमें बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से कुछ चेंज ही ना करिए, मतलब जो भी बस बना दिया गया है पाठ्यक्रम उसको आप पढ़ाते रहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर बच्चे की नीड जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, बच्चे की आवश्यकता जो है कुछ और चीज़ की, आप जो उसको पढ़ा कुछ और रहे हो, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, तो आपका जो पढ़ाने का मतलब ही क्या है। आप बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाइए उसको ना कि स्टैंडर्डाइज करिकुलम के थ्रू पढ़ाइए। तो ये जो है आपका, जब भी आपको मानकीकृत और कठोर दिख जाए तो ये पक्का आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आपका दिया है प्रत्यक्ष निर्देशन के तरीकों का प्रयोग करना, तो ये भी जो है आपका गलत है, ठीक है। डायरेक्टली प्रत्यक्ष निर्देशन करेंगे तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ा देंगे यानी कंपटीशन की भावना को हम बढ़ावा देंगे तो ऐसे तो बच्चा एक दूसरे से कंपटीशन ही करने में रह जाएगा, तो ये भी क्या है, गलत है। जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन दिया है विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना, ये जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। विभिन्नताएं क्या है, प्रत्येक बच्चे में विभिन्नताएं होती हैं, तो इसको अभाव के रूप में नहीं देखना। देखिए इसी ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर देता है अभाव के रूप में न देखना, ये आप देखिए न देखना, ठीक है। अगर देता है अभाव के रूप में देखना तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, बट यहाँ पे न लगा दिया, इस वजह से जो है ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर को, तो आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है एनईपी से, एनईपी 2020 से एक क्वेश्चन आता ही है, तो आप लोग इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में लिया हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए अगर हम बात करें एनईपी 2020 की, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये क्या कहती है, तो इसका कहना है कि एक निश्चित अवधि में बच्चे का जो है प्रगति का पता लगाना महत्वपूर्ण होता है, तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जगह इसमें मतलब इसका मतलब क्या है कि एक निश्चित अवधि के बाद हम बच्चे का जो है मूल्यांकन करते रहें, बच्चे का जो है अपना मतलब उसकी एक निश्चित अंतराल के बाद में जो है उसका मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि उसकी प्रगति का अनुमान लगाया जा सके, साथ ही साथ कि बच्चे में कहाँ गलतियाँ हुई है, ठीक है, उसका जो है सुधार किया जा सके। तो ये क्या कहती है, हमारी एनईपी कहती है, एनईपी 2020 कहती है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक अलग से क्लास में प्रोवाइड करा दूँगी। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि जो है क्वेश्चन ज़्यादा रखे जाएं, यानी क्वेश्चन जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया जाए, 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट आए जो कि कम टाइम में मैं आपको सॉल्व कराऊं, तो देखिए ये भी मैं कर सकती हूँ। आपको अगर मैं चाहूँ तो इस क्लास में मैं आपको 30 क्वेश्चन करा सकती थी, बट देखिए क्वेश्चन करने से नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप सही तरीके से देखो तो मैंने आपको 15 की जगह मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए, जिससे कि आप जो है इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनको आप ईजिली कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है, बट फिर भी आपके कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, जिसपे कि मैं आप लोगों को आंसर भी दे दूँगी, क्योंकि इस वीडियो में तो देखिए आंसर तो है नहीं, बट मैं आपको आंसर जो है इसका एक अलग से पीडीएफ में इसके नीचे जो है आपको मेंशन कर दूंगी, ओके। तो आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, ईवीएस की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। अगर आपने कोई भी बुक नहीं ली है, कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं की है, तो आप सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड होती रहे। नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहाँ से जो है आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सकेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।